हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा है। हम आप लोगों की साइंस की क्लासेस लेने वाले हैं। आज हम आप लोगों को साइंस के कुछ बेसिक सवाल कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है, व्हाट यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर करंट, मतलब विद्युत धारा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है वॉट। वॉट जो होती है वो होती है पावर, शक्ति की इकाई। कूलम्ब होता है चार्ज, मतलब आवेश की इकाई। वोल्ट पोटेंशियल की इकाई होती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन एम्पियर। एम्पियर होता है करंट की इकाई। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई, विद्युत धारा को मापने के लिए उसकी इकाई का उपयोग किया जा सकता है। अगला हमारा है, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द टू पॉइंट्स इज। कह रहा है दो डिवाइस समानांतर में दो बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं। भौतिक मात्रा जो दो बिंदुओं के बीच समान रहेगी। यानी कि इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान होती है। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। तो जैसे हमने एक सेल लिया, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस। हमने एक और सेल लिया, प्लस टर्मिनल माइनस। हमने प्लस को प्लस से जोड़ा, माइनस को माइनस से जोड़ा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं समानांतर, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि हम आगे जितने भी सेल जोड़े उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से। अब बात आती है देखते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक समझते हैं। एक हमने ये सेल लिया, इस सेल से हमने एक रेजिस्टेंस R1 जोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस R2 जोड़ा, तीसरा रेजिस्टेंस R3 जोड़ा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। प्लस से जो पोटेंशियल R1 को मिला, R1 से आगे बढ़ने पे कोई भी डिस्टरबेंस, ना रेजिस्टेंस ना कैपेसिटेंस, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है। और वही पोटेंशियल वापस आके हमें माइनस टर्मिनल पे मिल गया। सेम ऐसे ही R2 को प्लस से जो पोटेंशियल मिला, R2 से भी आगे आने पे हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं मिल रही। एंड सेम सिमिलरली R3 को भी जो पोटेंशियल मिला, मतलब विभव मिला, वही आगे कंटिन्यू हो गया बिना डिस्टरबेंस के और माइनस पे मिल गया। यानी कि पोटेंशियल हम यहाँ दे रहे हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के वो माइनस पे हमें मिल जा रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो वोल्टेज होता है जो कि सेम होता है, यानी कि विभव हमेशा समान होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगला हमारा है, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन। तो ओम्स लॉ कौन सा किस किस फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन देता है, संबंध देता है। तो हम पहले जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो हम पोटेंशियल या वोल्टेज देते हैं वो करंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर हम वोल्टेज घटाएंगे तो करंट की भी वैल्यू घटेगी। यानी कि किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल, या जिसको आप कहें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या पता चला कि ओम्स लॉ जो रिलेशन बताता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बताता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यही हमारा ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है अगर किसी सरफेस पे एक लाइट पड़ती है, उस लाइट को हम लोग इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और उस सरफेस से वो लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उस लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर में जो लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। ये होता है पहला परावर्तन का नियम। दूसरा परावर्तन का नियम ये कहता है कि सरफेस पे जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है
वो सरफेस के नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण कहते हैं। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो लाइट नॉर्मल से एंगल एक बनाती है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे में बराबर होती हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज पे हमारी विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें एक स्टील मिला, स्टील रॉड है, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या विद्युत प्रतिरोधकता हमने रो ले लिया। अगला हमारा है कॉपर, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता रो डैश होगी। अगर हम इस स्टील को स्ट्रेच करके थोड़ा थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ा दें, तो भी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता रो ही होगी। यानी कि मटेरियल की हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी बदल दें, हीट दे दें, प्रेशर लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन अगर सेम ही मटेरियल है तो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं बदलती है। पदार्थ के बदलने पे विद्युत प्रतिरोधकता बदलता है, लेकिन सेम पदार्थ है, समान पदार्थ है, तो विद्युत प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 6। मटेरियल्स विच अलाउ लार्जर करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, मतलब वे पदार्थ जो अधिक मात्रा में प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। जैसे पहला है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल, वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, जैसे कि कांच, रबर, लकड़ी, ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं, ये करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। अगला कंडक्टर है। कंडक्टर वो पदार्थ होता है, वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से लार्ज अमाउंट में करंट को फ्लो होने देता है। तो यहाँ पे हमारा सवाल ही है लार्ज करंट फ्लो होना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, हमारा ओम मीटर जो होता है वो होती है एसआई यूनिट प्रतिरोधकता की, यानी कि ये भी गलत है। ओम मीटर, ओम इनवर्स हमारी होती है विद्युत चालकता की, ये भी गलत है। ओम जो होती है ये होती है प्रतिरोध की एसआई इकाई। आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशंस, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के जोड़े में समान विमा होती है? यानी कि ये दो दो पेयर्स में हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से पेयर है जिनकी डायमेंशन मतलब विमा समान होती है? सॉल्व करते हैं। पहला है वर्क। तो वर्क हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स की विमा होती है m L T - 2, और डायमेंशन की विमा होती है L, सॉरी डिस्टेंस की विमा। तो इनको कंबाइन करेंगे हो जाएगा ML2T - 2। अगला है पावर। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट हो एनर्जी होता है MC² अपॉन टाइम। एम की विमा जो होती है वो कैपिटल एम, और सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि स्पीड की विमा होती है LT - 1 इसका स्क्वायर अपॉन में टी। तो ये हमारा बन जाएगा ML, ये टू का अंदर स्क्वायर अंदर भेज देंगे तो ML2T - 2 अपॉन में टी। देन ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML2T - 3। क्या ये और ये सेम है? नहीं, वर्क और पावर दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम होता है T = मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, वेलोसिटी का होता है LT - 1।
कंबाइन किया तो बन गया Mlt-1 एंड इसके साथ पेयर में है एनर्जी। एनर्जी होती है mc²। अभी हमने बताया m की होती है कैपिटल M और c लाइट की स्पीड होती है यानी कि Lt-1 का स्क्वायर। कंबाइन करेंगे तो ml2t-2। तो मोमेंटम का mlt-1 है और एनर्जी का ml2t-2 है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। नेक्स्ट है फोर्स एंड पावर। फोर्स की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होगा कैपिटल M, एक्सेलरेशन का होगा Lt-2। कंबाइन करेंगे mlt-2। फोर्स का आ गया mlt-2 और पावर का हम लोगों ने निकाला था ml2t-3, यानी कि ये भी सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला हमारा है वर्क एंड एनर्जी। वर्क का हम लोगों ने निकाला है ml2t-2 और एनर्जी का भी है ml2t-2। दैट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है। यूं भी अगर हम कहें तो वर्क और एनर्जी दोनों अलग ही नहीं, एक ही चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो ही हम काम करेंगे और अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि वर्क एंड एनर्जी आर नॉट टू डिफरेंट थिंग, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, यानी कि इनमें से कौन सा, इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि विमा रहित है। तो स्ट्रेस, पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल हो, शेयर स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की हम लोग जानते हैं डायमेंशन mlt-2, एरिया का होगा L², यानी कि इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन निकल के आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ। मान लेते हैं डेल्टा एल उसमें चेंज हुआ लेंथ में, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो क्या ओरिजिनल लेंथ को हमने कैपिटल एल मान लिया। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें, चेंज इन लेंथ, उसकी लेंथ में ही तो चेंजिंग हो रही, जो चेंज हो रहा वो लेंथ ही तो हो रहा है, तो लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल एल, और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन एल। कैंसिल हो गया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य तनाव डायमेंशन लेस होता है, ये ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है अमाउंट ऑफ करंट इज मेजर्ड बाय, यानी कि करंट की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम करंट तो मेजर करते हैं, वो एक सिंपल सा इस तरह का एपरेटस होता है, उसके अंदर एक निडल लगी होती है। इसमें सिर्फ अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। यानी कि ये सिर्फ ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं। अगर नहीं फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये ऐसे बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, और अगर फ्लो हो रही है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट या राइट में जिधर भी दिखाएगा। तो ये सिर्फ बताएगा फ्लो हो रही है या नहीं, कितनी हो रही है ये नहीं बता पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा एमीटर। एमीटर भी हमारा कुछ इस तरह से एक एपरेटस होता है, जहाँ उसमें एक निडल होती है, वहाँ पे ऐसे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो हम यहाँ पे हमारी निडल 2 एम्पियर पे आएगी, 3 एम्पियर पे होगा तो 3 पे, 4 पे होगा तो 4 पे, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जो बताता है वो एमीटर बताता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, मतलब विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कहीं भी आ जाए दर, दैट मीन्स कि उसके अपॉन में हमें लगाना है टाइम टी, और किसकी दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्यू बाई टी जो होता है वो करंट के बराबर हो जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत प्रवाह कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड
resistance R having cross section area A. If we stretch this wire, its length become 2L. अगर हम इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यानी कि हिंदी में पढ़े तो एक वायर है जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध R है, एरिया A है। अगर हम इसी तार को खींच के इसकी लंबाई को डबल कर दें तो इसकी रेजिस्टिविटी मतलब विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के एक सवाल में पढ़ा था कि विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या यहाँ पर हमने वायर बदला? नहीं, हमने सेम वायर को ही स्ट्रेच किया है। तो अगर इसकी विद्युत प्रतिरोधकता रो होगी, तो इसकी भी रो होगी। हमने पदार्थ नहीं बदला है, हमने सेम पदार्थ को ही खींच के लंबा कर दिया है। तो यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता समान होगी, एक जैसी होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि which of the following factors does the acceleration due to gravity on the earth depends upon? मतलब निम्नलिखित में से किस कारक पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन में कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर सॉरी। देन यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, ये डिपेंड करता है एम और आर पे। एम होता है मास ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का द्रव्यमान, और आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमारे ऑप्शन में पहला पृथ्वी का द्रव्य पिंड का द्रव्यमान, ये भी गलत हो गया। दूसरा है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये हमारा सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है और ये इस तरह से लूप में निकलती है। इसके लूप ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अगर हम लोग को डायरेक्शन पता करना हो तो हम इस पे एक टैंजेंट एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये बताती है कि ये इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन है यानी कि दिशा है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक लाइंस, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती नहीं है। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे काटी है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन ये है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन ये है। एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में बात करें एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक इंसान है जो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो वो एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में देख सकता है, ईस्ट की ही तरफ। ना वो वेस्ट, ना नॉर्थ, ना साउथ देख सकता है। एक टाइम में एक इंसान एक ही डायरेक्शन को देख सकता है। उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता रही जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन दिखा सकती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को कभी ना काटे मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट, मतलब लेंस का नियम कहता है कि ईएमएफ इस तरह से प्रेरित होगा कि, पहले हम लोग कुछ चीजें जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से पहले हम हमेशा यही जानते थे किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल यानी वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। लेकिन ऑयस्टेड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट एक सर्किट पे कर रहे थे, वहीं सर्किट के पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। उन्होंने देखा जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक कंपास में रिफ्लेक्शन होने लगा। तब वहां से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होने के लिए
अगर वहाँ पे मैग्नेट से हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? तो देखिए जैसे कि ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। यहाँ पे हमने एक कॉइल ले लिया है। इस कॉइल के अंदर यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती है उन्हें ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये लाइन इस एरिया के इस कॉइल के अंदर नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। अब ये बात हुई कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से, अब वो बदलना चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएँ, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को घटाएँ, डज़न्ट मैटर। हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना ही है तो ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। मैटर बस ये करते हैं चेंज होना। या तो बढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, या तो घटे। अगर कांस्टेंट रही तो वहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो लेंज़ लॉ कहता है कि मान लेते हैं यहाँ एक कॉइल रखा है। तो यहाँ पे एक साउथ से यहाँ एक हमने मैग्नेट बनाया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इसकी तरफ जा रहा है तो बहुत सारी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास जा रहा है तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बहेगी। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे निकलती रहेगी। तो लेंज़ लॉ क्या कहता है कि वो हमेशा अपने प्रोडक्शन का ही अपोज़ करता है, मतलब जिससे वो बना है वो उसी का ही विरोध करेगा। अब कैसे विरोध करेगा ये हम देखते हैं। जैसे ये नॉ साउथ नॉ ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जा रहा है। कॉइल की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी उसमें पास होगी। तो वो क्या कहेगा कि नहीं भई, हम मेरे पास तुम बहुत सारी आ रही हो, हम यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस कराएँ, लेकिन अब हम तुम्हारा अपोज़ करेंगे। यानी कि अब हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम चाहिए, तो कम चाहने के लिए वो क्या करेगा, अपने इस एंड पे खुद को साउथ पोल बना लेगा। और जैसे ही ये साउथ इस साउथ के पास आएगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा। रिपेल करने लगेगा तो ये क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कम-कम जाने लगेगी, 1, 2, 3 इस तरह से। यानी कि लेंज़ लॉ कहता है कि ये जिस चीज़ से बना है उसी का विरोध करेगा, यानी कि ये इसके उत्पादन के कारण का विरोध करेगा। मतलब इट विल अपोज़ द कॉज़ ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आज हमारा यहाँ पे सवाल खत्म होता है। आई होप आपके समझ में सारे सवाल आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।